नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 1 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हमारे जुलाई मास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है डाक सेवा के बारे में। समाज में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को यानी कि आज के दिन विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक दिवस हम मनाते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। यह दिवस न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवरी कर्मियों को भी एक धन्यवाद कहने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी हम में से कई लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गई है। इस कोरोना के दौर में हम ये समझ सकते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1997 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए की गई थी 1997 से। तो प्रतिवर्ष हम 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सीए डे के बारे में, चार्टर अकाउंटेंट डे के बारे में। तो नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे अथवा सीए डे हर साल हम आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई को मनाते हैं। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। यानी कि भारत की संसद द्वारा 1949 में ICAI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई को ही। तो उसी की स्थापना के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 1 जुलाई को सीए डे के रूप में मनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स डे के रूप में। और इस दिन हम ICAI की स्थापना के दिन चार्टर अकाउंटेंट को सम्मानित करते हैं। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है ICAI। और इसकी स्थापना 1949 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी और भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और विनिमय निकाय ICAI ही है। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA से लेकर कंपनियों और लेखा संगठनों तक सभी के द्वारा किया जाता है इसकी सिफारिश का पालन। उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष और CA हैं निहार एन जमूरिया इसके अध्यक्ष हैं, CA निहार एन जमूरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हम 1 जुलाई को मनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AMA परिसर में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया है PM मोदी ने। ये दो नहीं, पहले गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का यह हिस्सा है। और अहमदाबाद में लॉन्च किया गया नया जैन गार्डन जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों को यह प्रदर्शित करेगा। यह आप पिक में भी देख सकते हैं। साथ ही जैन उद्यान में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी होगी। उद्यान AMA में जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और भारत जापान मैत्री संघ IJFA गुजरात के साथ साझेदारी में बनाया गया है, जो हैंगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान द्वारा समर्थित है। तो PM मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिसर में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का वर्चुअली उद्घाटन किया है।
उद्घाटन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नटराक्स हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नटराक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रॉलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान यह प्रदान करेगा। विश्व स्तरीय 111.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ करते हुए जावड़ेकर साहब ने कहा कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्पेयर पार्ट्स का केंद्र भारत को बनना तय है। और इस मंत्रालय के अनुसार HST का जो उपयोग है वो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई एंड कारों की अधिकतम गति क्षमता को मापने में किया जाएगा। इसका उपयोग जिसे किसी भी भारतीय परीक्षण ट्रैक पर अभी तक नहीं किया जा सकता था। मध्य प्रदेश में केंद्रीय रूप में स्थित होने के कारण यह अधिक प्रमुख OEM के लिए सुलभ है। नटराक्स हाई स्पीड ट्रैक, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारत की राही सरनोबत। ये है राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 591 अंक हासिल किए। ऐसे आप ट्रेमेंडस एफर्ट्स कह सकते हैं। फाइनल में फ्रांस की मैथिल्डे लामोने ने रजत पदक जीता, जबकि राही सरनोबत को स्वर्ण पदक मिला है। रूसी विटालिना बत्सारशकीना ने कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर इसमें 7वें स्थान पर रहे। 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले यह आखिरी प्रतियोगिता है। 2021 ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक शहर में हो रहा है, ठीक है। तो भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप के महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है मूल रूप से भारत में होने वाले ICC T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होना था इस वर्ष, उसे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। और BCCI जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, इस संबंध में ICC को सूचित कर देगा कि T20 कप पिछले साल महामारी के कारण स्थगित किया गया था। BCCI इस आयोजन का मेज़बान बना रहेगा। भले ही BCCI उसका होस्ट रहेगा, भले ही वो UAE में हो या कहीं भी हो, क्योंकि अधिकार उसी के पास है। अभी उसने मना नहीं किया है कि हम इसको आयोजित नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है कि हम इसे आयोजित करवा रहे हैं, लेकिन महामारी के कारण इसे हम भारत में नहीं आयोजित करवा पाएंगे, इसलिए इसे हम UAE में आयोजित करा रहे हैं। UAE में यह दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान के खेल अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक खेला जाएगा। BCCI की यदि बात करें तो इसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं, अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। तो ICC ने यह घोषणा की है कि वह इस वर्ष का ICC पुरुष T20 विश्व कप UAE में करवाएगा। BCCI ने यह घोषणा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। इसे डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। इससे पहले उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड 19 नॉरएंड्रोस्ट्रोन
एंड्रोस्टेरोन के सेवन का भी दोषी पाया गया था। अंडर 23 क्रिकेटर ने बीसीसीआई द्वारा आयोजित कई घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। उसने आखिरी बार शासी निकाय द्वारा आयोजित 2019-20 अंडर 23 कार्यक्रम में भाग लिया था। तो मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, 4 साल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। बेहतन बांध दक्षिणी पश्चिमी चीन में जिनशा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो है कि इस बांध का नाम बेहतन बांध है और यह जिनशा नदी पर बना है दक्षिण पश्चिमी चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिन भी है और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकार की ग्रे लिस्ट जारी की है जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिणी सूडान को भी ग्रे लिस्ट में इस बार जोड़ा गया है। अभी न्यायालयों को वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में FATF की ब्लैक लिस्ट से हटाया गया था, जबकि इसे 2000 में इस लिस्ट में जोड़ा गया था और इस बार 2021 में फिर से जोड़ दिया गया है। ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने और इनके संचालन की दोषी को इस प्रकार की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जबकि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। राजधानी मनीला है और यहाँ की मुद्रा फिलीपीन पेसो है। ठीक है, थोड़ा और जाने इसके बारे में, तो बस यही जानकारी है कि इसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है फिलीपींस को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारत के सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा। ब्रिस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गई। इन्होंने सभी प्रारूपों में 17 साल 150 दिन का समय लिया पदार्पण के लिए। सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा बन गई। इस सूची में अफगानिस्तान के 17 साल 78 दिन के मुजीबुर रहमान टॉप पर हैं। सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इसके बाद इंग्लैंड की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी इस सूची में तीसरे स्थान पर। उसके बाद मोहम्मद आमिर का नाम आता है। ठीक है, तो शेफाली वर्मा भारत की सबसे युवा बल्लेबाज बन गई है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण कर लिया। क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं, T20 जो कि 20 ओवर्स का खेला जाता है और 1 ओवर होता है 6 गेंदों का, जबकि दूसरा प्रारूप वनडे होता है जो कि 50 ओवर का होता है और तीसरा प्रारूप होता है टेस्ट मैच जो कि 5 दिन चलता है और हर दिन 90 ओवर्स फेंके जाते हैं। ठीक है, तो शेफाली वर्मा युवा प्लेयर बन गई है भारत की सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बॉलीवुड के दिग्गज छायाकार और निर्देशक सीवन का हाल ही में निधन हो गया है। सर्वश्रेष्ठ छायाकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में चेमीन नामक फिल्म के लिए ली गई तस्वीर के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में अभयम यगम, केशु, कोचू कोचू, मोहंगल और ओरू यात्रा आदि शामिल हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन उसे प्राप्त हुए हैं। ईसा पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकास कर रहा है। ईसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी
दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए, स्पेस इज फॉर एवरीवन। इस पहल के माध्यम से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च करने के लिए निजी खिलाड़ियों और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का इस बार सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेजन के संस्थापक बेजोस जुलाई 2021 में अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सदस्य देशों का एक अंतर संकाय संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में और उसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का प्रयास करती है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, यानी कि डेवलप हो रही है, और यह लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। पुस्तक में प्रक्रियात्मक और साथ ही नागरिक प्रक्रिया, चुनाव सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित वास्तविक कानून शामिल हैं। तो एन.वी. रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी कि IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी यह संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा IFUNA को प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय शोधग्रह दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शोधग्रह दिवस का उद्देश्य है कि शोधग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है। तो प्रतिवर्ष हम 30 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शोधग्रह दिवस। और बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOOSA के निदेशक सिमोना डी पिप्पो हैं। ठीक है, अब हम जाने कि शोधग्रह क्या है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि शोधग्रह ऐसे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य हैं, इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे। अधिकतर वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच रहते हैं। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच वो परिक्रमा करते हैं। साथ ही लेकिन कुछ में अधिक विलक्षण कक्षाएं होती हैं। तो हम कहेंगे कि क्षुद्र चट्टानी धातुएं की वस्तुएं जो आकार में कंकड़ के आयामों से लेकर लगभग 600 मील की दूरी तक हो सकती हैं। वे इतने छोटे हैं कि उन्हें ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें सौर मंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चट्टान के रूप में कह सकते हैं जिन्हें आप। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। हर साल 30 जून को मनाते हैं हम, और ये दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है जो सांसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है, जिसमें आत्म-मूल्यांकन करना, अधिक महिला और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई तकनीकों का अनुकूलन करना इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिन 1889 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है। अंतर संसदीय संघ
का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवास बैरोन हैं। इसकी स्थापना 1889 में महासचिव मार्टिन चुंगांग है। स्थापना 1889 में हुई थी इसकी। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम मनाते हैं और इस दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करते हैं। हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझने और उन्हें महत्व देने में मदद करने के लिए उनके सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक को याद करके उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं इस दिन। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1 ही जुलाई को 1962 के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 जुलाई को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा संघ दिवस यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर्स का हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हमने इस महामारी के दौरान बड़ी अच्छी तरीके से जान लिया है। तो डॉक्टर्स के इस बेहतरीन कार्य का, इस निष्ठा का हम आदर करते हैं और हमारी ओर से उन्हें सलाम। इसी के साथ हमारा यह 1 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।